एकाइनोडर्मेटा। एकाइनोडर्मेटा की बात कर रहा है। एकाइनो का मतलब होता है स्पाइन और डर्मा का मतलब होता है स्किन। तो एकाइनोडर्मेटा का मतलब स्पाइन स्किन ऑर्गेनिज्म। स्पाइन स्किन की बात करेंगे तो एकाइनोडर्मेटा में कौन आ रहा है? स्टारफिश आ रहा है। जैसे स्टारफिश है, स्टारफिश की स्क्रीन के ऊपर ऐसे ऐसे बहुत सारे स्पाइन्स देखेंगे। ओके, सो बहुत स्किन के ऊपर स्पाइन्स है, इसलिए ये एकाइनोडर्मेटा। ओके, बेसिक फीचर्स फटाफट से बता देता हूँ, ध्यान दीजिएगा, पहले आपको क्लियर है ये पॉइंट। अगर हम एकाइनोडर्मेटा की बात करें तो बेसिक पॉइंट क्या है? रेट्रोब्लास्टिक, coelomates, radially symmetrical. They are radially symmetrical. Adults are radially symmetrical. Larva is bilaterally symmetrical. और एक्वाटिक होते हैं, एक्सक्लूसिवली मराइन होते हैं, फ्रेश वाटर फॉर्म्स मिलेंगे नहीं, देयर आर नो फ्रेश वाटर फॉर्म्स, देयर आर एक्सक्लूसिवली मराइन। ठीक है, एंड बस ये बेसिक फीचर्स में आ गया। अच्छा, स्टारफिश का डायग्राम आपको दिख रहा है। सिमेट्री में भी आप क्या देखोगे, इसको हम 5 बराबर टुकड़ों में बांट सकते हैं। 1 टुकड़ा, 2 टुकड़े, 3 टुकड़े, 4 टुकड़े, 5 टुकड़े। 5 टुकड़ों में बराबर बराबर इसको बांट सकते हैं, इसलिए मैं बोलता हूँ देयर इज पेंटामेरस सिमेट्री। अगर इसे मैं 4 टुकड़ों में बांट सकता हूँ क्वाड्रामेरस, और अगर इसे मैं 3 टुकड़ों में बांट सकता हूँ ट्राइमेरस, 5 में बांट रहा हूँ तो पेंटामेरस, 6 में बांट सकता हूँ तो हेक्सामेरस। तो पेंटामेरस सिमेट्री होती है, और ये दैट इज द टाइप ऑफ रेडियल सिमेट्री। बीच में एक राउंड स्ट्रक्चर होता है, उसको बुलाते हैं ओरल डिस्क। और ओरल डिस्क के डॉर्सल साइड, मतलब ऊपर वाले सरफेस पे डॉर्सल साइड में एनस होता है, और वेंट्रल साइड के अंदर माउथ होता है। माउथ है, एनस है, तो देयर इज अ कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, ओके, तो माउथ है, एनस है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। रेस्पिरेशन की बात करेंगे, सर्कुलेशन की बात करेंगे, एक्सक्रीशन की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे इसके अंदर, दैट इज द कैनाल सिस्टम। ठीक है ना? तो कैनाल सिस्टम समझने के लिए पे अटेंशन, कैनाल सिस्टम ही इसके मेन कॉन्सेप्ट में आता है। तो स्टारफिश का डायग्राम बना हुआ है यहाँ पे। एक आध चीज और बताना चाहूंगा मैं आपको, जैसे कि अगर इसके जो आर्म्स है, अगर एक स्टारफिश का आर्म ले लो, इसका आर्म को बोलते हैं एम्ब्यूलैक्रा। आर्म यानी एम्ब्यूलैक्रा, एम्ब्यूलैक्रा। और आर्म आर्म पे स्पाइन्स रहेंगे, ऐसे जैसे कि अभी बताया छोटे छोटे स्पाइन्स। और स्पाइन्स के नीचे अगर आप देखेंगे तो देयर इज काइटिनस, सॉरी, कैल्शियम कार्बोनेट के हार्ड स्ट्रक्चर्स। देयर आर स्मॉल बोन्स, यानी स्मॉल स्मॉल ऑसिकल्स। ऑसिकल्स मतलब स्मॉल बोन होता है। देयर आर स्मॉल ऑसिकल्स, दैट इज बोन्स which are made up of calcium carbonate and they are mesodermal in origin. ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि they have mesodermal endoskeleton या mesodermal skeleton। और mesodermal skeleton होना, this is a chordate property। chordate property क्लियर पॉइंट आ रही है बात समझ में? ओके, सो देयर आर 2 पॉइंट्स जो इसको chordate से काफी लिंक करता है। एक मेसोडर्मल एंडोस्केलेटल, क्योंकि इनका एंडोस्केलेटन मेसोडर्मल होता है,
आपका एंडोस्केलेटन भी मेसोडर्मल है, ठीक है। तो कॉर्डेट्स की तरह इनका एंडोस्केलेटन कैसा है, मेसोडर्मल है, पॉइंट नंबर 1 जो उसको कॉर्डेट्स के क्लोज बताता है। दूसरा पॉइंट जो उसको कॉर्डेट्स के क्लोज बताता है वो है दे आर ड्यूटरोस्टोमिक। ड्यूटरोस्टोमिक तुमको पहले बता चुका हूं, नहीं पता तो मेरे को कोई इशू नहीं है, जाएगा वीडियो लेक्चर देखेगा समझ जाएगा। ड्यूटरोस्टोमिक होते हैं ये लोग, दे आर ड्यूटरोस्टोम्स, ठीक है। तो ये दे आर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म व्हिच आर ड्यूटरोस्टोम्स। इससे पहले सारे ऑर्गेनिज्म प्रोटोस्टोम्स थे, यानी ब्लास्टोपोर से माउथ बन रहा था, और यहाँ पे ड्यूटरोस्टोम है, ब्लास्टोपोर से क्या बनता है, एनस बनता है, और माउथ बाद में बनेगा। तो एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट ऐसे होता है, ठीक है। तो दैट इज द पॉइंट। तो ये पहले ऑर्गेनिज्म से जो आप देखेंगे किंगडम में इवॉल्व होते हैं विच आर ड्यूटरोस्टोमिक, और जनरली ड्यूटरोस्टोम जो होते हैं वो कॉर्डेट्स होते हैं, तो दैट इज अ कॉर्डेट प्रॉब्लम, ठीक है। आगे बात करते हैं। तो ये बेसिक पॉइंट हो गए। आइए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। वाटर कैनाल सिस्टम या वाटर वास्कुलर सिस्टम एक्चुअली बोलते हैं। ओके, वाटर वास्कुलर सिस्टम क्या है, मान लेते हैं तो इसके अंदर वाटर घूमता है, पानी घूमता है इन द ट्यूब। अगर हम ट्यूब की बात करें तो ट्यूब कुछ इस तरीके से होती है, सॉरी हर एक आर्क में जा रही होती है ट्यूब्स, फिर ट्यूब्स के फर्दर ऐसे एक्सटेंशन होते हैं, और इन ट्यूब्स में पानी मूव करता है और पानी सर्कुलेट करता है, और इसी पानी के सर्कुलेशन की वजह से सारी चीजें क्या होती है इनकी बॉडी में सर्कुलेट करती है। तो दिस इज वाटर वास्कुलर सिस्टम। सर स्क्रीन नहीं आ रही है। ठीक है ना, वाटर वास्कुलर सिस्टम, ठीक है। अब वाटर वास्कुलर सिस्टम दोबारा ध्यान से समझेगा, मैं डिटेल में बताता हूं कि बीच में ये कैनाल है सर। ऐसा बना लीजिए इसको, 1 2 3 4। हेलो सर। सर ओके, बीच में एक कैनाल है और इसकी ब्रांचेस है जो हर एक आर में जा रही है, ये भी आर में जा रही है, ये भी हर एक आर में जा रही है, ये भी हर एक आर में जा बता दो रही है, यार इन्हें। ये भी हर एक आर में जा रही है, ये भी हर एक आर में जा रही है। मई सर। और फिर आर्म्स एक एक आर्म में साइड साइड ये भी है, मैं समझ नहीं आ रहा, ये क्यों बना रहा हूँ। कॉल कर दीजिए उनको। ओके, साइड में ये है, और फिर यहाँ पर we also have something like podium, something like this structures. सर Okay, ओके, तो बता रहा था कि ये सब होते हैं पोडियम, ठीक है। ओके, बाकियों के भी नाम है, लेकिन उससे पहले पूरा डायग्राम बना रहा था। ये एंट्री हो रही है यहाँ से, ओके। तो इसको बोलते हैं मैट्रिक पॉइंट, इसको बुलाते हैं स्टोन कैनाल, इसको बुलाते हैं हम द रिंग कैनाल,
इसको बुलाते हैं हम दी रेडियल कैनाल, इसको बुलाते हैं द लेटरल कैनाल, एंड दैट्स इट, दिस इज द पोडिया। ओके, तो ये है वाटर वास्कुलर सिस्टम, ठीक है ना। इसमें डिफरेंट डिफरेंट कैनाल थे, जैसे कि मैंने वहां स्टारफिश में बनाया है, ये स्टारफिश में बनाया है, ठीक है। ओके, ये स्टारफिश में बनाया है, ठीक है। ये रिंग कैनाल, ये रेडियल कैनाल, ये लेटरल कैनाल साइड में, और पोडियम इसमें दिखाएंगे, पोडियम इसका यहाँ पे हम दिखाएंगे। अच्छा, ये नहीं दिखाया है, ये स्टोन कैनाल यहाँ से रहता है ऊपर की तरफ, और बाहर एक ओपनिंग रहती है जहाँ से पानी अंदर एंटर करता है। तो स्टारफिश के अंदर वाटर एंटर करता है इस तरीके से, डायग्राम में देख लीजिए। पानी मेट्रिक से एंटर आएगा या स्टोन कैनाल में, स्टोन कैनाल से घूमता हुआ वो रिंग कैनाल में पहुंचेगा, पूरे रिंग कैनाल में घूमेगा, रिंग कैनाल पहुंच गया, और फिर वहां से रेडियल कैनाल में जाएगा, मतलब हर एक आर्म के अंदर जाएगा, हर एक आर्म अंदर जाने के बाद फिर साइडों में जाएगा, लेटरल कैनाल में जाएगा, और फिर फाइनली घूम के पोडियम से बाहर निकल जाएगा, पोडियम से बाहर निकल जाएगा, पोडियम से बाहर निकल जाएगा। ये पोडियम, ये ऊपर से बंद रहता है ऐसे, और नीचे से खुला रहता है ऐसे, तो पानी और जोड़ा रहता है किससे, इससे, कैनाल से। तो पानी ऐसे आता है और सीधा ऐसे बाहर निकल जाता है, दैट इज आउटसाइड, ठीक है। और ये पानी के मूवमेंट को हम इसका वाटर सर्कुलेशन बोलते हैं, और इसी को हम बोलते हैं वाटर वास्कुलर सिस्टम। अब इससे होता क्या क्या है, देखिए, पे अटेंशन, ध्यान से समझिएगा। इसके फंक्शंस मैं आपको बताता हूँ, ये क्या क्या फंक्शन करता है, किस किन चीजों में काम करता है। लोकोमोशन, पहले तो सबसे सबसे इंपॉर्टेंट सर्कुलेशन, लोकोमोशन, कैप्चर ऑफ प्रे, excretion, circulation, locomotion, capture of prey, excretion, और circulation, locomotion, capture of prey, excretion and respiration। इन सभी के अंदर कौन काम करेगा, दी वाटर वास्कुलर सिस्टम क्या करेगा, काम करेगा। नाउ पे अटेंशन किस तरीके से। सबसे पहले बात करते हैं लेट्स से अबाउट दी लोकोमोशन के बारे में। देखिए, पानी अंदर आता है, बाहर जाता है, अंदर आता है, बाहर जाता है। तो पानी जैसे ही पोडियम से बाहर जा रहा है, पोडियम से जैसे बाहर गया, ठीक है, तो एक सक्शन फोर्स जनरेट होगी। पानी के बाहर जाते हैं, सक्शन फोर्स जनरेट होने की वजह से स्टारफिश जैसे अटैच हो सकती है सबस्ट्रेट, कभी अटैच होती है, कभी डिटैच होती है, कभी अटैच होती है, डिटैच होती है, कभी ऐसे अटैच डिटैच अटैच डिटैच अटैच डिटैच होती हुई ये लोकोमोशन करती है। तो लोकोमोशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, वाटर वास्कुलर सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है। अल्टीमेटली पानी बाहर कहां से जा रहा है, इस स्ट्रक्चर से जा रहा है। क्योंकि इस स्ट्रक्चर जा रहा है और ये लोकोमोशन हेल्प कर रहा है, तो इसलिए हम इसको पोडिया बोल देते हैं, इसके पैर बोल देते हैं, ठीक है। हालांकि आउटसाइड आखिरी स्ट्रक्चर जहां से पानी बाहर निकलेगा, तो इस तरीके से ये लोकोमोशन में हेल्प करता है। अब क्योंकि लोकोमोशन में हेल्प कर रहा है, पे अटेंशन, क्योंकि ये लोकोमोशन में हेल्प कर रहा है, ठीक है, और जमीन से अटैच होने में हेल्प कर रहा है, तो कभी कभी यही पोडिया से पानी बाहर जाना किसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर भी ऐसे अटैच होने में हेल्प करता है। तो मान लिया इसको किसी को खाना है, फिर जाएगा उसके ऊपर अटैच हो जाएगा, अटैच होने के बाद इसका माउथ नीचे ही है, उसको माउथ से डिग्रेड कर देगा, और उसके खाने को और जो भी न्यूट्रिएंट्स ऑर्गेनिज्म के अंदर के उन्हें इंजेस्ट कर लेगा। सो दैट इज द मैकेनिज्म, ये जब फीड करता है। तो कैप्चर ऑफ प्रे में भी यही क्या करेगा, काम करेगा द वाटर कैनाल सिस्टम। अब ये जो पोडिया होता है, ये पोडिया की लाइनिंग बहुत ही थिन होती है। अब क्योंकि लाइनिंग बहुत ही थिन होती है, तो यहाँ से CO2 बाहर चली जाती है, यहाँ से ऑक्सीजन अंदर भी आ जाती है। तो एक तरीके से रेस्पिरेशन में भी क्या कर रहा है, ये हेल्प कर रहा है। तो इट ऑल्सो हेल्प्स इन रेस्पिरेशन, ठीक है ना। इवन यहाँ से अमोनियम आयन भी बाहर निकल जाते हैं,
तो इट ऑल्सो हेल्प्स इन एक्सक्रीशन, ठीक है ना। तो एक्सक्रीशन में, रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है। एक्सक्रीशन में इस तरीके से भी और भी हेल्प करता है, जब पानी आता है जाता है तो बहुत सारा नाइट्रोजनस वेस्ट इसमें ऐड हो जाता है, ठीक है ना। बहुत सारा नाइट्रोजनस वेस्ट इसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, और जो पानी बाहर जा रहा है उसके साथ बहुत सारा नाइट्रोजनस वेस्ट भी बाहर निकल जाएगा, तो उस तरीके से भी एक्सक्रीशन में हेल्प कर रहा है, ठीक है ना। लोकोमोशन भी क्लियर हो गया आपको। सर्कुलेशन, अब सर्कुलेशन के बारे में समझिए कि अगर मैं सर्कुलेशन की बात करूं तो इसके पूरे के अंदर एक स्टारफिश की बात करूं सर्कुलेशन में, तो अगर मैं वापस से स्टारफिश बना दूं आपके लिए डायग्राम, तो लेट्स से स्टारफिश है। स्टारफिश के बाद सर्कुलेटरी फ्लूइड में जो ब्लड होता है वो कलरलेस होता है, कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होती, ब्लड इज अ कलरलेस फ्लूइड। और ब्लड फ्लो कैसे करता है, ओपन ओपन, ऐसे एक रिंग होती है, वो रिंग चारों डायरेक्शन में खुली रहती है, रिंग को बोलते हैं हीमर रिंग। और इसके थ्रू ब्लड पूरी बॉडी में खुला खुला घूमता है। तो एकेंडर्मेटा के पास कोई हार्ट नहीं है, अब हार्ट नहीं है तो ब्लड कौन पंप करेगा, तो ये जो पानी इसकी बॉडी में घूमता है इसी से फोर्स मिलती है, इसी फोर्स की वजह से अंदर का जो ब्लड है, ठीक है ना, वो भी घूमता है, इसीलिए दिस ऑल्सो हेल्प्स इन सर्कुलेशन। तो पानी सर्कुलेट कर रहे हैं, प्लस ब्लड को भी सर्कुलेट करने के लिए जो फोर्स है वो प्रोवाइड कर रहा है वाटर वास्कुलर सिस्टम। तो वाटर वास्कुलर सिस्टम के ये सारे क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट फंक्शन हो जाते हैं, ठीक है ना। पॉइंट आ रही बात समझ में। तो दैट इज ऑल अबाउट द वाटर वास्कुलर सिस्टम। लास्ट टॉपिक हमारे पास एकेंडर्मेटा से रिगार्डिंग क्या है, इसका नर्वस सिस्टम। तो मैं इसको मिटा रहा हूं एंड देन वी विल टॉक अबाउट द नर्वस सिस्टम। आइए नर्वस सिस्टम की बात करते हैं। नर्वस सिस्टम बहुत सिंपल है, आपने स्टारफिश ली, स्टारफिश में बीच में एक रेडियल, मतलब बीच में एक नर्व रिंग है, और फिर सभी डायरेक्शन के अंदर नर्व जा रही है, फिर आगे बहुत सारी यहां से। इट हैज द रेडियल नर्व कॉर्ड, दैट इज रेडियल नर्व कॉर्ड। ठीक है, दैट इज द रेडियल नर्व कॉर्ड। तो कॉन्सेप्ट क्या है, नर्वस सिस्टम में एक बीच में एक नर्व रिंग है, दैट रिप्रेजेंट्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन है इसका, और फिर देयर आर रेडियल नर्व कॉर्ड, अगेन दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम। फिर ये जो नर्व्स हैं, दीज रिप्रेजेंट द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इस तरीके का इसका नर्वस सिस्टम हो जाता है, और दैट्स इट, ठीक है। बात बचा रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के बारे में थोड़ा यहाँ समझ लीजिए। रिप्रोडक्शन में सेक्सुअल की बात करें तो देयर इज क्रॉस फर्टिलाइजेशन, मतलब स्टारफिश की बात करेंगे तो इसमें सेक्सेस सेपरेट होते हैं, मेल फीमेल अलग अलग होते हैं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है, एक स्टारफिश इधर से स्पर्म पास करती है, दूसरा एग पास करती है, पानी के अंदर फर्टिलाइजेशन होती है, एक्सटर्नल होती है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है, जैसे कि बताया इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है। आपको पता है कि लार्वा है, और जो लार्वा है वो कैसा है, बायलेटरली सिमेट्रिकल है, बायलेटरल सिमेट्रिक। तो लार्वा की जो सिमेट्री है वो कौन सी सिमेट्री है, बायलेटरल सिमेट्री है। तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन है, और ये उसका क्या हो गया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, पे अटेंशन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर
स्टारफिश का अगर हार्ट टूट जाता है तो उससे पूरी स्टारफिश आ सकती है, और वो हार्ट भी वापस से रीजनरेट कर सकता है। बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि उसमें थोड़ा पार्ट ओरल डिस्क का होना चाहिए, बिना ओरल डिस्क के काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो पे अटेंशन। पहला है इसमें रीजनरेशन। तो रीजनरेशन शो करता है कौन? asexual reproduction में कौन? द स्टारफिश। क्लियर पॉइंट? आ रही बात समझ में? तो दैट इज ऑल अबाउट द कैनोडर्मेटा। एग्जांपल इसके एनसीईआरटी से पढ़ लीजिएगा, बहुत सारे इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है एनसीईआरटी के अंदर। दो डायग्राम्स बने हुए, एक बना हुआ है ऑफायूरा द ब्रिटल स्टार, एक बना रहा है एस्टारियस द स्टारफिश। ये दो डायग्राम्स बने हुए, और एग्जांपल्स के अंदर जो दे रखे हैं वो दे रखा है एंटीडॉन द सी लिली, और कुकुमेरिया सी कुकम्बर, और ऑफायूरा तो डायग्राम में दे दिया, एस्टारियस में दे दिया। हाँ, तो ये दो चार पांच एग्जांपल्स है, इसको खुद से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, so that is all about the Echinodermata, and that is तो ये हो गया अबाउट द Echinodermata। ठीक है, तो मैं वापस एक बार रिवाइज करा रहा था फटाफट सारे के सारे पॉइंट्स Echinodermata की, कि they are aquatic organisms, exclusively marine, triploblastic, coelomates, first deuterostomic organisms with larva with bilateral symmetry। फिर बताया कि इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है कंप्लीट है, और रेस्पिरेशन, इनका रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, लोकोमोशन सब वाटर वास्कुलर सिस्टम से हो रहा है। वाटर वास्कुलर सिस्टम एनसीईआरटी में सिर्फ मेंशन्ड है, डायग्राम नहीं है। मैंने डायग्राम से बता दिया आपको, डिटेल में बता दिया कैसा है। ये बता दें कि Echinodermata मतलब स्पाइनी स्किन ऑर्गेनिज्म है, स्किन पे स्पाइन्स होते हैं, और मेसोडर्म और एंडोस्केलेटन होते हैं। ये भी बात आपको बता दी गई, याद रखिए। ठीक है, रिप्रोडक्शन बताते हैं क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है, एक्सटर्नल होता है, और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है। एग्जांपल आपने खुद से पढ़ने हैं एनसीईआरटी के, वो जस्ट इंफॉर्मेशन है, वो आपकी रिस्पांसिबिलिटी है। दैट इज ऑल अबाउट द Echinodermata। नेक्स्ट वाले पे चलेंगे, दैट इज हेमाइकोइड। किसी को डाउट है? सर एक बार थोड़ा सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बता दीजिए। बेटा एक काम करिए, ऑनलाइन क्लास देख लियो, उसमें दोबारा से पढ़ लियो। एक चीज को दोबारा रिपीट नहीं कर सकता मैं, कोई डाउट है तो पूछ ले। कोई चीज समझ में नहीं आई, कोई एक पॉइंट समझ में नहीं आया तो बता दे, पूरा टॉपिक एक्सप्लेन नहीं करूंगा। ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्ड इसी चीज के लिए होती है। सर डाउट नहीं 11 है। 12 हाँ जी, मुझे 11 12 का सिलेबस दो 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 11 और 12 दोनों क्लास का सिलेबस करवाना है। आई कैन नॉट कीप वन वेस्टिंग टाइम लाइक दैट। एनीबॉडी एल्स एनी अदर डाउट? नो सर। चलिए आगे बात करते हैं। तो अगला हम बात करने जा रहे हैं अबाउट द नेक्स्ट वन, दैट इज हेमाइकोइड। ओके, हेमाइकोइड यानी हाफ कॉर्डेट्स। क्यों बोल रहे हैं हाफ कॉर्डेट्स? बिकॉज इसके आधे फीचर्स मिलते हैं नॉन कॉर्डेट से, आधे फीचर मिलते हैं कॉर्डेट से। तो क्योंकि फीचर्स मैच करते हैं दोनों से, कॉर्डेट्स नॉन कॉर्डेट से, इसलिए नाम क्या है? हेमाइकोइड्स। ये बात याद रखिएगा। एक डायग्राम से एक्सप्लेन करूंगा, पे अटेंशन।
पे टेंशन, ध्यान समझेगा। बात कर रहे हैं दी हमाइक ऑर्डेटा की। हमाइक ऑर्डेटा में ये जो डायग्राम बनाया गया, ये बलानो ग्लॉसस का बनाया गया। बलानो ग्लॉसस यानी कि टंग वॉर्म। नाउ पे टेंशन, कोई भी ये हमाइक ऑर्डेटा रहेगा तो उसकी बॉडी डिविजिबल रहेगी 3 पार्ट्स में। जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको हम बुलाते हैं द प्रोबॉसिस। क्या बुलाते हैं? प्रोबॉसिस। बीच वाले हिस्से को बुलाते हैं मिडिल कॉलर। ठीक है, प्रोबॉसिस कॉलर। और बाकी सारे हिस्से को, जो बचा हुआ सारा हिस्सा है, उसको बुलाते हैं हम ट्रंक। ओके, तो बॉडी इज डिविजिबल इनटू प्रोबॉसिस, मिडिल कॉलम एंड ट्रंक। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसकी, याद रखिएगा। बेसिक फीचर्स पर आते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक, सीलोमेट, bilaterally symmetrical, exclusively marine just like Echinodermata। ठीक है, ये फीचर्स हो गए। अब डाइजेस्टिव सिस्टम पे आते हैं। आप डायग्राम देखेंगे ध्यान से तो इसमें आपको एक माउथ मिलेगा, एक एनस मिलेगा, मतलब कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। वेरी गुड। रेस्पिरेशन पे आते हैं। अब ये वाला हिस्सा देख रहे हैं, इसको मैंने मार्क किया है जेनाइटो ब्रांकियल रीजन। ये एक्चुअली क्या किया गया ना, ये ऐसे बीच से कैंची से इसकी स्किन को काटा हुआ है। स्किन को काटा, काट के ऐसे खोल दिया। तो ऐसे स्किन को खोल के दिखा रखा डायग्राम। स्किन में से डिजाइन नहीं होता है, डिजाइन नहीं है, इसको काटा है यहाँ से, ऐसे खोल के दिखाया डायग्राम। तो ऐसा डायग्राम है। तो ये जो हिस्सा आपको यहाँ नजर आ रहा है, जो रीजन ये नजर आ रहा है, दैट इज जेनाइटो ब्रैकियल रीजन। जेनाइटो मतलब या जेनाइटल रीजन है, मतलब यहाँ गोनाड्स रहेंगे। गोनाड्स टेस्टिस हो सकती है, ओवरीज हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। मतलब ये मोनोशियस भी मिलते हैं, डायोशियस भी मिलते हैं। दो तरीके के आपको ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे हेमाइक ऑर्डर में। कुछ ऑर्गेनिजम्स मोनोशियस, कुछ ऑर्गेनिजम्स डायोशियस। ठीक है, तो यहाँ पे गोनाड्स रहते हैं, ठीक है, प्लस गिल्स रहते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया? जेनाइटो ब्राकियल रीजन। ठीक है, तो रेस्पिरेशन के लिए मतलब आपको समझ में आ गया क्या है इनके पास? गिल्स है इनके पास रेस्पिरेशन के लिए। ठीक है, एक्सक्रीशन की बात करते हैं। एक्सक्रीशन में इनके पास ग्लोमेरुलस है। ग्लोमेरुलस जिसको हम प्रोबॉसिस ग्लैंड बुलाते हैं, ये याद रखिएगा, इसको हम प्रोबॉसिस ग्लैंड बुलाते हैं क्योंकि ये प्रोबॉसिस में है। ठीक है, प्रोबॉसिस ग्लैंड है इनके पास यहाँ पर प्रोबॉसिस में। और ये नाइट्रोजनस वेस्ट को इकट्ठा करता है, ब्लड से खींचता है। खींचने के बाद ये यहाँ से बाहर निकाल देता है। तो ये स्ट्रक्चर पे, ये जो छोटा स्ट्रक्चर यहाँ पे है, इसको आप एक्सक्रीटरी पोर बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? एक्सक्रीटरी पोर। अब इतनी लेबलिंग आपके एनसीईआरटी में ये नहीं दी है, बट इंफॉर्मेशन जरूर दी है। तो ये याद रखिएगा कि प्रोबॉसिस ग्लैंड इज फॉर एक्सक्रीशन, और एक्सक्रीशन में करेंगे अमोनियम आयंस ही बाहर निकाल। क्या हो गए? दे बिकम अमोनोचेरिक। ठीक है, ये हो गया एक्सक्रीशन। सर्कुलेशन में मैंने बता दिया कि हार्ट प्रेजेंट है। ठीक है, और खुला खुला ब्लड घूम रहा है, तो देयर इज ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, एंड एक्सक्रीशन में अमोनोटोनिक, रेस्पिरेशन में गिल्स है, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है। ओके, रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो रिप्रोडक्शन में क्रॉस फर्टिलाइजेशन है और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। क्रॉस एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो डायरेक्ट डेवलपमेंट कैसे रहेगी? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट रहेगी। ठीक है, क्लियर? तो डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो बस इतना ही है इसके बारे में, बहुत छोटा सा फाइल है। एनसीईआरटी में भी कुछ ही पॉइंट दिए हुए हैं, तो मैं आपको सारे पॉइंट वापस से रिपीट करा देता हूँ कि बॉडी डिविजिबल इनटू प्रोबॉसिस, मिडिल कॉलर एंड ट्रंक, point number 1. Point number 2 is digestive system complete, and of course क्योंकि Echinodermata deuterostomach थी, ये भी कैसे हैं? deuterostomach. Respiration by gills, कि पानी में रह रहे हैं, और सर्कुलेशन में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, और एक्सक्रीशन में अमोनोटेरिक बाय हेल्प ऑफ ग्लोमेरुलस, या आप बोलेंगे प्रोबॉसिस ग्लैंड। प्रोबॉसिस ग्लैंड इज बेटर। और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बाहर जाएंगे थ्रू एक्सक्रीटरी पोर, या अगेन प्रोबॉसिस पोर। ठीक है, और हाँ, नर्वस सिस्टम मैं भी बता देता हूँ, अभी वो रह गया। रिप्रोडक्शन में मोनोशियस भी हो सकते हैं, डायोशियस भी हो सकते हैं, बोथ मोनोशियस एंड डायोशियस।
ठीक है, और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, मतलब लार्वल स्टेजेस आर प्रेजेंट। ठीक है, एग्जांपल याद रखिएगा, ब्लानोग्लासस, प्यार से बुलाते हैं इसको टंग वॉर्म, या इसका एक और नाम है एकॉन वॉर्म। So that is all about these points. आखिरी में नर्वस सिस्टम के बारे में थोड़ा सा आपको बताता हूँ। इसके बहुत सिंपल सा नर्वस सिस्टम है। नर्वस सिस्टम, इसके बाद वही नर्व रिंग है, देयर इज अ नर्व रिंग, और नर्व रिंग से डिफरेंट डिफरेंट नर्व कॉर्ड्स आ रही है। देयर इज अ नर्व रिंग, देयर इज अ नर्व कॉर्ड। अच्छा, नर्व कॉर्ड की खास बात क्या है? दे आर इंट्रा एपिडर्मल, मतलब स्किन के अंदर एम्बेडेड नर्व कॉर्ड्स हैं, इंट्रा एपिडर्मल। ठीक है, दैट इज ऑल अबाउट द नर्वस सिस्टम ऑफ द हेमाइक्वाटा, मतलब वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम। ठीक है, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। यहाँ पे आपका नॉन कॉर्डेट्स खत्म हो गया है। ठीक है, तो आपका नॉन कॉर्डेट्स हो गया, वी विल बी स्टार्टिंग विद द कॉर्डेट्स। 2 मिनट आपके पास, कोई डाउट है पूछ लीजिए। ओके, ऐसे बोलो आपको कोई डाउट नहीं, हम आगे बढ़ेंगे।
ओके, तो बात कर रहे हैं कॉर्डिनेट्स की, ठीक है ना। 5 पॉइंट बताऊंगा, दिमाग में डाल लेना, ठीक है, क्योंकि नीट में क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं पॉइंट्स के रिगार्डिंग आएगा, ठीक है। एक बार बोलूंगा, ध्यान से सुनना, ठीक है, और नहीं सुनना तुम्हारी मर्जी। तो 4-5 पॉइंट्स बता रहा हूँ, पे अटेंशन। कोई भी जो कॉर्डिनेट होता है उसका ये बेसिक बॉडी प्लान होता है। इसमें मायोजेनिक वेंट्रल हार्ट ये वाला पॉइंट निकाल दो, ये सब में नहीं हो, कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं, लेकिन बाकी जितने फीचर्स आप देख रहे हो ये सभी जनरली कोऑर्डिनेट्स बनेंगे। हालांकि ये भी कोऑर्डिनेट्स की प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये सारी कोऑर्डिनेट्स की प्रॉपर्टी है, ठीक है। क्या क्या है? सबसे पहले एक नोटोकॉर्ड एक कोऑर्डिनेट में होगी, तभी वो कोऑर्डिनेट है। मेसोडर्मली डिराइव्ड स्ट्रक्चर दी नोटोकॉर्ड गिव्स सपोर्ट, हेल्प्स इन द डेवलपमेंट, दैट इज नोटोकॉर्ड। ये शुरू में पहली क्लास में बताया था एनिमल किंगडम की, ठीक है, उसके बारे में, ठीक है। जिसके पास होती है वो कोऑर्डिनेट होता है, ये कोऑर्डिनेट की बेसिक प्रॉपर्टी है, इसके बिना कोऑर्डिनेट डिफाइन नहीं होगा। ऊपर चलते हैं, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड। अब नर्व कॉर्ड नॉन कॉर्डेट्स के पास भी थी, लेकिन आपने देखी होगी कि मोस्टली वेंट्रल थी या लेटरल थी। डॉर्सल आपको बहुत रेयरली देखने को मिली, और अगर मिली भी तो जो नॉन कॉर्डेट्स होते हैं उनकी जो नर्व कॉर्ड होती है, ठीक है, उनकी जो नर्व कॉर्ड होती है वो सॉलिड होती है, कॉर्डेट्स की हॉलो है। डॉर्सल रहेगी हमेशा, हॉलो रहेगी हमेशा, ये खास बात है, ठीक है। दैट इज द डिफरेंस फ्रॉम नॉन कॉर्डेट्स। तीसरा पॉइंट, फेरेंजियल गिल स्लिट्स। अब किसी भी कॉर्डेट के अंदर आप फेरेंजियल गिल स्लिट्स देखोगे, ठीक है ना, ये कॉर्डेट्स की प्रॉपर्टी है। सभी कॉर्डेट्स में फेरेंजियल गिल स्लिट्स होते हैं एट सम स्टेज ऑफ लाइफ। आप सोचेंगे कि आपकी बॉडी में तो गिल स्लिट्स है नहीं, लेकिन अगर आप अपने एम्ब्रियो की बात करें, जब आप एम्ब्रियो थे, मदर्स वूम के अंदर से यूट्रस के अंदर डेवलप हो रहे थे, उस टाइम पे आपका एम्ब्रियो का भी ऐसा सिमिलर सा स्ट्रक्चर बनता है, उसमें गिल स्लिट्स बनते हैं, बाद में क्लोज हो जाते हैं, ठीक है। तो गिल स्लिट्स प्रॉपर्टी है फाइनल गिल स्लिट्स, सभी कॉर्डेट्स की कभी ना कभी लाइफ टाइम में बनेंगे, आपके भी बने थे, अब बनेंगे, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, ठीक है। माउथ, एनस, और एनस के बाद एक छोटी सी निकली हुई टेल, जिसे बोलते हैं पोस्ट एनल टेल। अब टेल नॉन कॉर्डेट्स में भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन एक एनस के बाद टेल, पोस्ट एनल टेल, ये कॉर्डेट्स की प्रॉपर्टी है। अगेन आपकी पोस्ट एनल टेल नहीं है, लेकिन अगेन आप जब एम्ब्रियो थे तब उसकी पोस्ट एनल टेल भी थी, डेवलप करते करते वो डिजेनरेट हो जाती है, फिर बेबी बॉर्न होता है। कई बेबीज टेल के साथ बॉर्न हो जाते हैं, बहुत रेयर इवेंट होता है, उसे एटाविज्म कहते हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एवोल्यूशन, जो ये दिखाता है कि हम ऐसे एंसेस्टर से इवॉल्व हुए जिनकी टेल थी, ठीक है। तो एटाविज्म के बारे में एवोल्यूशन में पढ़ेंगे, फिलहाल के लिए टेल आपके एम्ब्रियो में प्रेजेंट होती है, तो आप क्योंकि कॉर्डेट है, ये सारे फीचर्स आपके पास भी हैं। मायोजेनिक वेंट्रल हार्ट, हार्ट मायोजेनिक क्या होता है ये उसी कॉकरोच की क्लास में बता दिया था। वेंट्रल मतलब वेंट्रल साइड में, और हार्ट तो पता ही है आपको, तो पंपिंग होता है। तो ये सारे प्रॉपर्टीज ये कॉर्डेट्स की हैं, बेसिक बॉडी प्लान ऑफ कॉर्डेट्स है, इसको माइंड में रख लीजिएगा। हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम नॉन कॉर्डेट्स वो भी आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। कोई डाउट, इसको एक बार देख लीजिए, कोई डाउट है पूछ लीजिए, उसके बाद फिर हम क्लासिफिकेशन पे चलेंगे ऑफ द कॉर्डेट्स। आई डोंट थिंक आपको कोई डाउट है, हम आगे बढ़ रहे हैं। कौन सी क्लास में करेंगे? एक विदाउट वर्टिकल कॉलम, एक विद वर्टिकल कॉलम। तो सिंपल ये हो गया, एक वर्टिब्रेट और एक प्रोटोकॉर्डिट। जिनके पास वर्टिकल कॉलम है, जिनका वर्टिकल कॉलम नहीं है, और जिनके पास वर्टिकल कॉलम होता है उनके पास ब्रेन बॉक्स भी होता है, स्कल होता है,
इसलिए इसको हम क्रैनियाटा बुलाते हैं। दैट इज अ ब्रेन बॉक्स प्रेजेंट होना, क्रेनियम प्रेजेंट होना, क्रेनियम इज ब्रेन बॉक्स। तो जिनके पास क्रेनियम है क्रैनियाटा, जिनके पास क्रेनियम नहीं है ए क्रैनियाटा। क्लियर? प्रोटोकॉर्डेट्स में दो ग्रुप्स है, यूरोकॉर्डेटा या also known as tunicata। दूसरा सिफालोकॉर्डेटा, ठीक है। ये दो ग्रुप है किसके अंदर, दी एक क्रैनियाटा के अंदर, ठीक है। क्या डिफरेंस है अभी डिस्कस करेंगे। वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स को दो पार्ट में बांट सकते हैं। जिनके पास ब्रेन बॉक्स है उनको दो पार्ट में बांटेंगे, एक विद जॉ एंड एक विदाउट जॉ। जॉ का मतलब ग्नाथा, GNATHA, ग्नाथा। ग्नाथा मतलब जॉ, तो ग्नाथो दैट इज जॉ। स्टोमा माउथ, अगर माउथ में जॉ है तो ग्नाथोस्टोमा, और नहीं है तो एग्नाथा या एग्नाथोस्टोमा। आप एग्नाथा बोल सकते हैं या एग्नाथोस्टोमा बोल सकते हैं, दैट इज नो जॉ। आपके यहाँ पे अगर जॉ नहीं है, जबड़ा नहीं है, तो आपका जो माउथ है वो लिप्स से गोल हो जाएंगे, सर्कुलर हो जाएंगे, क्योंकि सपोर्ट नहीं है जॉ की। तो दे हैव सर्कुलर माउथ। और इसके अंदर कौन आता है, द साइक्लोस्टोमेटा। अगेन स्टोमेटा माउथ, साइक्लो सर्कुलर, तो सर्कुलर माउथ वाले ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे इसके अंदर, द साइक्लोस्टोमेटा। ये क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, माइंड में रखिएगा क्लियरली। फिर जिनके पास जॉ है वो भी दो तरीके के हैं, एक जिनके पास दो हाथ दो पैर है, और जिनके पास दूसरे जिनके पास ये नहीं है, फिन्स है। तो जिनके पास फिन्स है वो पाइसेस, और जिनके पास दो हाथ दो पैर यानी चार लिम्स हैं, या बोल सकते तो चार पैर हैं, ठीक है ना। हमने तो दो हाथ बना दिए ना, थे तो पैर ही। तो जिनके पास चार पैर हैं टेट्रापोडा। ठीक है, क्लियर। पाइसेस दो तरीके की, एक जिनकी हड्डियां कार्टिलेज की बनी हुई है, एंडोस्केलेटन कार्टिलेजिनस है, और दूसरी जिनका एंडोस्केलेटन बोनी है। तो देयर इज अ क्लास साइक्लोस्टोमेटा। इसके अंदर दो क्लासेस आएंगी, क्लास साइक्लोस्टोमाटा, I'm so sorry, not cyclostomata, class chondrichthyes, class chondrichthyes, the cartilaginous fish. Ichthyes, ICTHYES. Chondra, chondrocyte, cartilage, ये पढ़ा चुका हूं मैं। तो chondrichthyes, ichthyes होता है fish, ICTHYES, ichthyes is fish. Ichthyosaurus, वो डायनोसॉरस या वो डायनासोर जो फिश जैसा नजर आता है पानी में, जो रेप्टाइल वगैरह है, इक्थियोसॉरस, सौर है ना। तो इक्थिया मतलब फिश होता है, ठीक है ना। इक्थियोफिस, फिश जैसा दिखने वाला एक एम्फीबियन। तो कॉन्ड्रिक्थिस एंड ऑस्टिक्टिस, ऑस्टिया मतलब बोन, ऑस्टिक्टिस मतलब बोनी फिश, बोनी फिश। ये फिश है, याद रखना। पाइसेस इज नॉट अ क्लास, पाइसेस इज अ सुपर क्लास। स्टूडेंट गलती करके आते हैं, महामूर्खता करके आते हैं, ठीक है। ये महामूर्खता से बचिएगा, याद रखिएगा पाइसेस फिशेस इज नॉट अ क्लास, ठीक है। कॉन्ड्रिक्थिस इज अ क्लास, ऑस्टिक्टिस इज अ क्लास। टेट्रापोडा इज नॉट अ क्लास, टेट्रापोडा अगेन पाइसेस के बराबर का है, इट्स अ सुपर क्लास। पाइसेस इज अगेन अ सुपर क्लास, ठीक है ना। टेट्रापोडा में भी चार क्लासेस हैं, ये आपको पता है। ये एम्फीबिया, क्लास एम्फीबिया,
क्लास रेप्टिलिया, क्लास एप्स एंड क्लास मेमेलिया। ठीक है, तो याद रखना मेमेलिया क्लास है, एप्स क्लास है, रेप्टाइल्स क्लास है, एम्फीबियन क्लास। स्टूडेंट गड़बड़ क्यों करते हैं मैं बता रहा हूँ। स्टूडेंट गड़बड़ इसलिए करते हैं, उनको लगता है क्लास मेमेलिया, क्लास एप्स, क्लास रेप्टाइल्स, क्लास एम्फीबियस, क्लास फिश। नहीं, क्लास मेमेलिया, क्लास एप्स, क्लास रेप्टिलिया, क्लास एम्फीबिया, क्लास बोनी फिश, क्लास कार्टिलेजिनस फिश, सुपर क्लास फिश। तो फिश इज अ सुपर क्लास। तो ऐसा लगता है कि फिश इनके साथ जुड़ी हुई है, तो वो ऐसा सोच लेते हैं, ऐसा नहीं है। तो पाइसेजेनिक फिशेस इज अ सुपर क्लास। इन सबके ऊपर एक टैक्सा है, तो टैक्सोनॉमिकल हायरार्की में आएगा तो पाइसेस इन चारों से ऊपर जाके बैठेगा। ठीक है, क्योंकि दैट इज अ सुपर क्लास एंड दीज आर क्लास। एक टैक्सॉन ऊपर है पाइसेस। हाँ, कॉन्टेक्ट इज द क्लास, ऑब्जेक्ट इज द क्लास। ठीक है, बता इसलिए रहा हूं क्योंकि आई नो व्हाट सुपर मिस्टेक टू अंडरस्टैंड। ये क्लियर है। अच्छा, दूसरा स्टूडेंट ये भी याद नहीं रखते इंपॉर्टेंट है कि वर्टिब्रेट ही क्रैनियटा है और क्रेनियम मतलब ब्रेन बॉक्स है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। तो हम आपको कैसे पढ़ाएंगे, हम आपको पहले यूरोकॉर्डा पढ़ाएंगे, सेफेलोकॉर्डा पढ़ाएंगे, साइक्लोस्टोमाटा पढ़ाएंगे, कॉन्ट्रेक्टिस ऑस्टिस के डिफरेंस बताते हुए पढ़ाएंगे, और फिर वन बाय वन ये सारी क्लासेस पढ़ाएंगे। ये होगा आपका वर्टिब्रेट्स के टॉपिक्स। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं यूरोकॉर्डा और सेफेलोकॉर्डा के बीच के डिफरेंसेस, इनके वन बाय वन इनको पैरेलली समझते हुए। ओके, अब इवोल्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में दो सवाल। फर्स्ट वर्टिब्रेट्स, फर्स्ट वर्टिब्रेट्स वर जॉलेस, जैसा आपने देखा है ना, पहले जॉलेस वर्टिब्रेट्स आए, बाद में जॉ आए। फर्स्ट वर्टिब्रेट्स वर जॉलेस फिशेस। ठीक है, अच्छा, फिर अगला सवाल, फर्स्ट जॉड वर्टिब्रेट्स वर फिशेस। आई रिपीट, फर्स्ट वर्टिब्रेट्स वर जॉलेस वर्टिब्रेट्स। ठीक है, फर्स्ट जॉड वर्टिब्रेट्स वर नॉट एम्फीबियंस, नॉट रेप्टाइल्स, वर फिशेस। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बात करते हैं। तो ये हो गया आपका यार, बात करते हैं यूरोकॉर्ड से सेफेलोकॉर्ड की कंपैरिजन करते हैं। यूरोकॉर्ड सेफेलोकॉर्ड एनसीईआरटी बहुत छोटा दिया होगा, मैं आपको बता रहा हूँ, बस सुन लीजिएगा ध्यान से, बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं। ठीक है ना, इनके बस एग्जाम्पल याद रखिएगा, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट।
ना यूरोकोरिडा में एक ऑर्गेनिज्म बना रहा है, आप ही के एनसीईआरटी में बना हुआ है।
ओके, पे अटेंशन। ये है यूरोकॉरिडा, ये है सिफालोकॉरिडा। दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस बता रहा हूँ। देखो, यूरो का मतलब होता है टेल, तो यूरो मीन्स टेल, और सेफला मतलब हेड। तो पहला डिफरेंस दोनों में ये होगा कि इसमें जो नोटोकॉर्ड है, ये कॉर्ड है अपनी टेल की वजह से। तो इसमें जो नोटोकॉर्ड है वो टेल में होती है। किसकी टेल में? लार्वा की टेल में। तो लार्वा की टेल में नोटोकॉर्ड है, अपनी टेल की वजह से कॉर्ड है, दैट इज यूरोकॉर्ड। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, सिफेलोकॉर्ड। इसकी जो नोटोकॉर्ड है वो हेड से शुरू हो जाती है, टेल तक जाती है, बट हेड से शुरू हो जाती है। तो ऐसे नहीं सिर्फ टेल में नोटोकॉर्ड है, हेड से शुरू हो रही है, तो दैट इज सिफेलोकॉर्ड। सिफला मतलब हेड। तो पहला डिफरेंस तो यही आ गया, यहाँ पर हेड टू टेल नोटोकॉर्ड है, और यहाँ पे सिर्फ टेल में नोटोकॉर्ड। दूसरा डिफरेंस, इसके एडल्ट में आप नोटोकॉर्ड देखोगे, इसके एडल्ट में नोटोकॉर्ड नहीं है। मतलब लार्वा में नोटोकॉर्ड थी, लार्वा ने जब मेटामॉर्फोसिस किया, लार्वा ने जब मेटामॉर्फोसिस किया, डेवलपमेंट किया, तो नोटोकॉर्ड लॉस्ट हो गई। ठीक है, अब क्योंकि डेवलपमेंट करते हुए चीजें लॉस्ट हो रही है, तो ऐसी मेटामॉर्फोसिस को बोलते हैं रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। आप जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, दैट इज नॉट प्रोग्रेशन, प्रोग्रेसिव होते हैं। आप जिंदगी में पीछे बढ़ते हैं, दैट इज रेट्रोग्रेसिव। ठीक है, तो प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस जब आप आगे बढ़े। भाई मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, टैडपोल लार्वा जो फ्रॉग का जब वो एडल्ट बनता है, तो टैडपोल लार्वा के फीचर्स फिश जैसे, उसके पास लिम्स नहीं होते, टेल नहीं, सॉरी लिम्स नहीं होते, हार्ड उसका टू चैम्बर्ड होता है ना, तो बहुत सिंपल इन स्ट्रक्चर होता है। और जब वो मेटामॉर्फोसिस करता है तो वो एक कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर बनता है, वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर बनता है। सेम कॉकरोच के साथ, सेम किसी भी लार्वा के साथ होता है। तो नॉर्मली जो मेटामॉर्फोसिस होती है वो प्रोग्रेसिव ही होती है। यहाँ पे उल्टा हो रहा है, लार्वा इज मोर डेवलप्ड, एडल्ट इज लेस डेवलप्ड, इसलिए बोलते हैं रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें प्रॉपर प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस है। ठीक है, तो ये दूसरा डिफरेंस हो गया, यहाँ पे रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, यहाँ पे प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। बाकी तीसरा आप ये भी बोल सकते हो कि इसमें नोटोकॉर्ड लॉस्ट हो रही है, इसमें परसिस्टेंट थ्रू लाइफ है। ठीक है, रहेगी हमेशा। अच्छा, एग्जाम्पल इसके बहुत सारे हैं, इसमें एस्कीडिया है, जोलियम है, साल्पा है ना। एस्कीडिया एनसीईआरटी में बना हुआ है। इसके अंदर एक ही एग्जाम्पल है, क्यों? क्योंकि इसमें एक ही ऑर्गेनिज्म है, दैट इज एम्फिऑक्सिस। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि सिफालोकॉरिडा में बहुत मल्टीपल स्पीसीज नहीं है, एक ही स्पीसी है, एक ही तरीके का ऑर्गेनिज्म मिलेगा आपको सिफालोकॉरिडा में, और दैट इज एम्फायोक्सिस। तो एम्फायोक्सिस स्टैंड टू बी इंपॉर्टेंट। एम्फायोक्सिस याद रखिएगा, एम्फायोक्सिस बहुत ही कॉमन नेम है, रिसर्च में बहुत काम आता है ये एम्फायोक्सिस। तो दैट इज अ सिफालोकॉरिडा, ये याद रखिएगा। खैर आगे बढ़ते, इसकी जो पूरी बॉडी है वो कवर्ड रहेगी बाय केमिकल नोन एज ट्यूनिसिन, जो सेलुलोज जैसा होता है। तो क्योंकि ट्यूनिसिन से बॉडी कवर्ड है तो हम बोलते हैं इसको ट्यूनिकेटा। तो ट्यूनिकेटा क्या यूरोकॉरिडा एक ही बात है, कल को कोई ट्यूनिकेटा बोल दे तो परेशान मत होना कि ट्यूनिकेटा क्या हो गया। ट्यूनिकेटा इज द यूरोकॉरिडा। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और समझते हैं, एक्सक्रीशन के लिए इसके पास एक ग्लैंड है, द न्यूरल ग्लैंड, क्योंकि वो उसके नर्वस सिस्टम से एसोसिएटेड रहता है, उसके पास ज्यादा तो न्यूरल ग्लैंड। यहाँ पे एक्सक्रीशन के लिए फ्लेम सेल्स है। फ्लेम सेल्स का स्पेशल तरीके का वैरायटी है जिसको बुलाते हैं सोलिनोसाइट्स, SOLENO, सोलिनोसाइट्स। तो यहाँ पे जैसे प्लाटा एलिमेंट्स में फ्लेम सेल्स थे, वैसे यहाँ सोलिनोसाइट्स है, वैसे ये फ्लेम सेल्स टाइप है। और यहाँ पे न्यूरल ग्लैंड है। इसका सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसका सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। ये भी याद रखिएगा कि tunicats also have open circulatory system just like Hemichorida, Echinodermata, Mollusca and Arthropoda. ठीक है, they have closed circulatory system। तो ये और क्या हो गया, इसमें डिफरेंस हो गया। ठीक है, क्लियर। ऊपर ये जैसे मोलस्का में साइफन था, वैसे ही पानी आएगा, पानी जाएगा, उससे अंदर गिल्स है, उस गिल्स वगैरह से रेस्पिरेशन हो जाएगा। ठीक है ना, ये गिल से रेस्पायर नहीं करती, ये बॉडी सरफेस से ही कर लेती है रेस्पिरेशन। इसके पास
गिल्स है लेकिन वो रूडिमेंट्री अपने काम नहीं आते, ये बॉडी सरफेस से रेस्पायर करते हैं। तो ये भी डिफरेंस जो है, ये गिल्स से रेस्पायर करेगा, इसके पास भी गिल्स है लेकिन ये यूज नहीं करेगा, यूज करेगा इसको बॉडी सरफेस को करेगा रेस्पिरेशन। अब ज्ञान मैंने आपको बहुत सारा दे दिया, आप एनसीईआरटी खोल के देखोगे तो 2 या 3 लाइनें मिलेंगी, 2 लाइन पर 3 लाइन भी मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, दोनों में मिला के 3 लाइनें दे रखी है, ठीक है ना। तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन दे नहीं रखी है, बस मैंने आपको एक आइडिया दे दिया कि व्हाट एग्जैक्टली इज द डिफरेंस बिटवीन अ सेफेलोकॉर्डेट एंड अ यूरोकॉर्डेट। यूरोकॉर्डेट जमीन से जुड़ा रहेगा, चलेगा फिरेगा नहीं, एंडेड उसका बहुत ही सिंपल सा है, जमीन से जुड़ा हुआ, विदाउट नोटोकॉर्ड, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, है ना, बस सिंपल सा, है ना। सिफेलोपॉडा वेरस पूरा चलता फिरता मछली जैसा, है ना, क्योंकि आपको देखिए इन्हीं से धीरे धीरे फिशेस इवॉल्व हुई है, तो एकदम फिर एकदम स्विम करता हुआ, लार्वा भी ऐसा, एडल्ट भी ऐसा, वेल्ड, है ना, वेल्ड थोड़ा डेवलप अच्छा, ठीक है ना, विद परसिस्टेंट नोटोकॉर्ड, है ना, दैट इज द सिफेलोपॉडेटा। तो दोनों को एक बार देख लीजिए, डिफरेंसेस अपने माइंड में क्लियर कर लीजिए, ठीक है। विल बी मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट ग्रुप दैट इज इंपॉर्टेंट एक्चुअली, जिसके बारे में बहुत सारी डिटेल्स पढ़नी है हमें, साइक्लोस्टोमेटा। तो उससे पहले आप ये पढ़ लीजिए, एक बार देख लीजिए। तो आपने ट्यूनिसिन के बारे में क्या बताया था? ट्यूनिसिन के बारे में बताया था, ट्यूनिसिन ऑल्सो, इसको आप एक बार बताता हूँ, इसको टेस्ट भी बोलते हैं। इट इज एक्चुअली सेलुलोज लाइक मटेरियल, लेकिन प्लांट में सेलुलोज होता है, एनिमल्स में नहीं होता, तो इसे एनिमल में, इसको एनिमल सेलुलोज एक बार के लिए आप बोल सकते हैं तरीके से। तो ये सेलुलोज टाइप मटेरियल है, इससे इसकी बॉडी पूरी कवर रहती है, पूरी बॉडी कवर रहती है ट्यूनिसिन से। जैसे फुट है ना, फुट फुट तो बना ही ट्यूनिसिन से होगा, ठीक है ना, तो बॉडी कवर्ड है सिर्फ। तो बॉडी के ऊपर तो आप समझ लो ऐसा कि जैसे पानी जैसे होता है ना, जैसे सोने की लेयर चढ़ी हो, सोने का पानी चढ़ा हुआ है, वैसे वाला। तो ऊपर तो ट्यूनिसिन है, बस ऊपर ऊपर लाइन है ना, कवरिंग में। लेकिन जो फीट है दैट इज कंप्लीटली मेड अप ऑफ ट्यूनिसिन, इट इज सेलुलोज लाइक मटेरियल। तो ये तो पूरा ही सोने का, ओके सर। ऊपर सोने का पानी चढ़ा है, दैट काइंड ऑफ। एनी डाउट, अदर डाउट? नो सर। चलिए, इसको एनसीईआरटी से एक बार देखिएगा और कंपैरिजन करके याद रखिएगा, ठीक है। नाम इंपॉर्टेंट है, यूरोकॉर्डेटा, ट्यूनिकेटा एंड द सिफेलोकॉर्डेटा। नोटोकॉर्ड ओनली इन द लार्वा, ओनली इन द टेल। ओके, बात करते हैं साइक्लोस्टोम्स की डिवीजन से, इंपॉर्टेंट उसके बारे में बताऊंगा मैं, इंटरेस्टिंग भी है, इंपॉर्टेंट भी है।
ओके, पे अटेंशन। यहाँ पे आपको साइक्लोस्टोम्स के बारे में बताया जा रहा है। ऊपर दो फिशेस बनाई गई यहाँ पे, एक बनाई गई है पेट्रोमाइजोन लैम्प्रे और नीचे वाली है दी माइक्सिन दी हैगफिश। अब आपको बेसिक बेसिक आइडिया ही होना चाहिए। ये जितने पॉइंट्स बताए गए हैं, जितने ब्लैक बोर्ड लिखे हैं, इतने पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए। मैं बताता हूँ कि क्या सिस्टम क्या है। साइक्लोस्टोम्स की अगर मैं बात करूं तो साइक्लो सर्कुलर एंड सर्कुलर एंड सक्टोरियल, सक करने में हेल्प करने वाला माउथ है। अब ये सक्टोरियल माउथ क्या करता है ना, ये फिश के ऊपर पैरासिटिक है। फिश मछली जा रही है, मछली पा के ऐसे अटैच हो जाएंगी, ठीक है ना, और उसका न्यूट्रिशन वगैरह सक कर लेंगे। तो दे आर पैरासाइट्स। ऑल ऑफ देम आर पैरासिटिक ऑन मोस्ट ऑफ द फिशेस। ये लाइन एनसीईआरटी की है कि ऑल ऑफ देम आर एक्टोपैरासाइट्स। इंडो नहीं है, एक्टो बाहर से। ऑल ऑफ देम आर एक्टोपैरासाइट्स ऑन मोस्ट ऑफ द फिशेस। ये इनकी क्या खास बात, क्या प्रॉपर्टी। और माउथ सक्टोरियल इसलिए है, ऐसा इसलिए क्योंकि जॉ नहीं है। जॉ होता तो सपोर्ट मिल जाता, फिर सक्टोरियल नहीं होगा था। तो सक्टोरियल माउथ इसलिए क्योंकि जॉ जो है वो एब्सेंट है, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब ये ट्रू फिशेस नहीं है। अब ट्रू फिश की एक खास बात होती है, पहला, एक तो फिश की बॉडी पे स्केल्स होते हैं। इनकी पूरी बॉडी में आपको स्केल्स नहीं मिलेंगे। हाँ, स्लाइम ग्लैंड्स मिलेंगे, किसी के साफ दिखेंगे, किसी के साफ नहीं दिखेंगे। स्लाइम ग्लैंड्स मिलेंगे, और स्लाइम ग्लैंड्स की वजह से बॉडी स्लाइम ही होगी और स्केल्स नहीं होंगे। और दूसरी चीज क्या नहीं होगी, पेयर्ड फिन्स नहीं होंगे। देखिए पेयर्ड फिन्स क्या होते हैं, जहां आपके हाथ है और जहां आपके पैर है, मछली के दो फिन्स होते हैं, पेक्टोरल फिन्स साइड में ऐसे निकले हुए पेयर में, और दो पीछे की तरफ साइड में निकले हुए द पेल्विक फिन्स। जैसे आपका शोल्डर गर्डल और हिप गर्डल होता है, जहां पे शोल्डर गर्डल हिप गर्डल है, वहां फिश के फिन्स होते हैं, उसे बोलते हैं पेक्टोरल और पेल्विक फिन्स। दोनों पेयर में होते हैं, उसे पेयर्ड फिन्स बोलते हैं। वो आपको यहाँ पे एब्सेंट मिलेंगे। पेयर्ड फिन्स आर एब्सेंट। ऐसा नहीं फिन्स नहीं है, फिन्स है, कॉर्डल फिन है, डॉर्सल फिन है, वेंट्रल फिन है, मीडियल फिन है, अदर फिन्स है ना। लेकिन जो पेयर्ड फिन होते हैं, पेल्विक एंड पेक्टोरल, वो क्या रहेंगे, एब्सेंट रहेंगे, जो कि फिशेस में प्रेजेंट रहते हैं, उनकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो ये भी इसमें डिफरेंस है, दे आर नॉट ट्रू फिशेस, दो दे लुक लाइक फिशेस एंड फिशेस इसी से आगे इवॉल्व हुई है, वो ये बात भी सच है, लेकिन दे आर नॉट ट्रू फिशेस। ट्रू फिशेस सिर्फ स्पाइसेस में आएंगी, ठीक है। एंडोस्केलेटन कार्टिलेजिनस होता है। एंडोस्केलेटन कैसा होता है, कार्टिलेजिनस होता है। इनका जो स्कल है, स्कल तो हो गई क्योंकि दे आर वर्टिब्रेट्स, है ना, क्रेनियाटा, स्कल आ गया, ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम भी है। तो वर्टिब्रल कॉलम और स्कल दोनों ही कार्टिलेजिनस है, जो ये दिखाता है कि पहले कार्टिलेज इवॉल्व हुआ है, बाद में बोनी चीजें इवॉल्व हुई है। तो फिशेस, है ना, तो यह साफ दिखा रहा है कि जो एंडोस्केलेटन पहले आया है, कार्टिलेजिनस आया है, ठीक है ना। तो कार्टिलेजिनस स्कल एंड दी वर्टिब्रेट, जस्ट लाइक कार्टिलेजिनस फिशेस। अच्छा, नोटोकॉर्ड इसकी परसिस्टेंट थ्रोट लाइफ रहेगी। मैंने ये लिखा नहीं, ये बताने की जरूरत नहीं है कि क्योंकि वर्टिकल कॉलम जो है वो डेवलप हो गया, लेकिन कुछ पार्ट नोटोकॉर्ड का क्या रहता है, परसिस्टेंट रहता है। तो याद रखिएगा, नोटोकॉर्ड इज परसिस्टेंट थ्रोट लाइफ। देखिए इसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। आपने सिफेलोपॉलिड देखा, नोटोकॉर्ड वाज परसिस्टेंट एंटायर वाज परसिस्टेंट थ्रूआउट लाइफ। साइक्लोस्टोम्स में पार्ट ऑफ द नोटोकॉर्ड इज परसिस्टेंट थ्रूआउट लाइफ, बल्कि इसका अगला भी, कार्टिलेजिनस फिश, वहां पे भी आपको मिलेगा नोटोकॉर्ड परसिस्टेंट थ्रूआउट लाइफ। इवन सम बोनी फिशेस हैव नोटोकॉर्ड परसिस्टेंट थ्रूआउट
लाइफ। ये वाला जो फीचर है नोटोकॉर्ड पर्सिस्टेंट थ्रू आउट लाइफ का, ये कंप्लीटली खत्म होता जाके एम्फीबिया में आके। उससे पहले आपको कुछ बोनी फिशेस में, ऑल कार्टिलेजिनस फिशेस में, ऑल साइक्लोस्टोम्स में, एंड ऑफ कोर्स ऑल सिफालोगोरड्स में ऐसा मिलेगा कि नोटोकॉर्ड परसिस्टेंट रहेगा थ्रू आउट दी लाइफ। ये इंपॉर्टेंट है। फिर पॉइंट नंबर सेकंड पे आ जाइए। 6 to 15 गिल स्लिट्स, 6 से 15 गिल स्लिट्स रहते हैं, जैसे कि इसके 5 चाहिए किसके, पेट्रोमायजोन के, लेकिन 15 के करीब पहुंच जाते हैं किसके, माइक्सिन या हैफ फिश के। तो ये वेरी करेगा फिश टू फिश, किसी के 6 किसी के 15, ठीक है ना। तो दैट इज ऑल अबाउट दी साइक्लोस्टोम्स। साइक्लोस्टोम्स में जो क्वेश्चन आता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो है पेट्रोमायजोन का माइग्रेशन। ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरा सुन लीजिए। पेट्रोमायजोन यानी लैम्प्रे, जिसको हम प्यार से बुलाते हैं, ये माइग्रेशन शो करती है। माइग्रेशन मतलब ये देखिए, मैं आपको इनका हैबिटेट बताता हूँ। माइग्रेशन जो है वो सिर्फ मराइन वाटर में मिलेगी। पेट्रोमायजोन के एडल्ट्स भी मराइन वाटर में मिलेंगे, लेकिन पेट्रोमायजोन एक ऐसी फिश है जो एग्स ले करने के लिए उसके मेल और फीमेल्स दोनों फ्रेश वाटर में जाते हैं। मतलब सी से रिवर में आएंगे कौन, एडल्ट्स, रिप्रोडक्शन करने के लिए, एग्स ले करने के लिए। एग्स ले करने के बाद एडल्ट्स मर जाते हैं, एडल्ट्स मर जाते हैं, एंड जो एग्स हैं उनमें से लार्वा निकल के आता है। लार्वा अपना मेटामॉर्फोसिस करता है और एक छोटी फिश बन जाती है, ठीक है ना, जिसे आप बोलते हैं फिंगरलिंग्स बोलते हैं। क्या होते हैं, फिंगरलिंग्स बोलते हैं। छोटी छोटी फिशेस बन जाती है, लार्वा से बाहर आ जाती है, और फिर वो फ्रेश वाटर से वापस मराइन वाटर में आ जाती है, और फिर धीरे धीरे एडल्ट बनती है, और जब एडल्ट बन जाती है फिर से फ्रेश वाटर में जाती है रिप्रोड्यूस करने के लिए। तो ये साइकिल चलता रहता है। एडल्ट मराइन वाटर में, फ्रेश वाटर में आएंगे एग्स ले करने के लिए, एग्स ले करने के बाद एडल्ट मर जाएंगे, और एग से लार्वा आएगा, लार्वा मेटामॉर्फोसिस करेगा, छोटे फिंगरलिंग्स बनेंगे, वो धीरे धीरे स्विम करते 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 फ्रेश वाटर से वापस मराइन वाटर में आ जाएंगे, फिर एडल्ट बनेंगे, और फिर वापस माइग्रेशन। तो ये जो पूरा साइकिल है चलता रहेगा माइग्रेशन का। देखेगा जैसे पेट्रोमायजोन को, और ऐसा माइग्रेशन जहां पर आप मराइन वाटर से फ्रेश वाटर में ट्रांसफर हो रहे हैं, ऐसे माइग्रेशन को बोलता हूं एनएड्रामस माइग्रेशन। एनएड्रामस माइग्रेशन। इसका जो रिवर्स है, कि मान लीजिए कोई फिश है जैसे कि फ्रेश वाटर ईल, वो अगर फ्रेश वाटर से मराइन वाटर में आ रही है, तो फिर उस माइग्रेशन को बोलते हैं कैट एड्रामस माइग्रेशन। तो एनएड्रामस ये वाला, इसका अपोजिट हो जाएगा कैट एड्रामस माइग्रेशन। सो ये माइग्रेशन वाला पार्ट याद रखिएगा, इट इज इंपॉर्टेंट। इट इज ओनली फॉर पेट्रोमायजोन। माइग्रेशन ऐसा कुछ नहीं करता। माइग्रेशन बस ऊपर है, थोड़ा नीचे चली जाती है, सी बेड में नीचे चली जाती है रिप्रोड्यूस करने के लिए, वो माइग्रेशन नहीं करती। पेट्रोमायजोन लैम्प्रे की ही प्रॉपर्टी है दी माइग्रेशन। ठीक है, ये पॉइंट देख लीजिए, किसी पॉइंट में कोई डाउट है पूछ लीजिए। दैट्स ऑल अबाउट द साइक्लोस्टोम। देखिए नॉन कॉर्डेट में टाइम लगता है, कॉर्डेट छोटा ही है। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट? मैं तुम लोगों को कुछ होमवर्क भी दिया था ना कुछ? चलिए फिर, कोई अगर आपको कोई डाउट नहीं है साइक्लोस्टोम्स के बारे में, तो आई सपोज अगला फाइलम पाइसेस है, और वो थोड़ा बड़ा है, तो हमारे पास टाइम नहीं है उसको शुरू करने का, डिस्कस करने का। हम सर आप होमवर्क कौन सा बोल रहे हैं? पूछ रहा हूँ, मैंने कुछ दिया था होमवर्क। अच्छा पूछ रहे हैं, नहीं वही मैं सोची कि कौन सा, मे भी मैंने सुना ना हो।
नहीं, मेरे को भी कुछ याद आ रहा, शायद आपकी क्लास में ना दिया हो, कहीं और दिया होगा। ठीक है, चलिए फिर फिशेस की बात करेंगे, एम्फीबियंस की फिशेस की बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट टुडेज क्लास, इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।